नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आर्यन ने धीरे से आरती की शर्ट की जिप को छेड़ा था। आरती घबराकर पीछे हट गई थी। आर्यन, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। अगर हम पकड़े गए तो? अगर कोई यहाँ आ गया तो? अगर मेरे माँ बाप को पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो क्या होगा? तुम्हें तो पता है ना मेरे पापा कितने पहुँच वाले हैं। आरती अभी तक परेशानी के आलम में थी, जबकि आर्यन भावनाओं से भरा हुआ था। यार आरती, कम ऑन, कब तक परेशान रहोगी? हम शादी कर चुके हैं। देखो, तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर है, फिर किस बात का डर है? आर्यन इस नए रिश्ते का एहसास आरती को दिलाना चाहता था, जिसके कारण वह इस वक्त पूरी तरह मदहोशी में था। आर्यन, शादी तो हमने कर ली है, लेकिन तुम जानते हो ना कि मेरे माँ बाप कभी इस शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। पापा तो तुम्हारा नाम सुनकर ही गुस्से से लाल हो जाते हैं, और अब तो तुम मेरे पति बन चुके हो। ना जाने वह गुस्से में क्या कर बैठेंगे, आरती ने कहा। आरती, आखिर कब तक यही बातें करती रहोगी? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हम दोनों एक हो चुके हैं, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम पति पत्नी हैं, 7 फेरे लेकर हमने मंदिर में शादी की है। यह मंगलसूत्र इस बात का गवाह है कि तुम अब 7 जन्मों तक मेरी हो। तुम्हारे पापा कितने ही प्रभावशाली क्यों न हो, वे शादी जैसे बंधन को ठुकरा नहीं सकते। आर्यन ने बात पूरी करते ही अपने होठों को आरती के होठों पर रख दिया। आरती कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आर्यन अब उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता था। वह जानता था कि आरती इस वक्त बहुत डरी हुई थी, और अगर उसने आरती को अपनी मोहब्बत की पनाह में नहीं लिया तो वह इसी तरह की बातें करती रहेगी। कम से कम वह आज की यह रात बर्बाद करना नहीं चाहता था। आरती को पाने के लिए उसने हर हद पार की थी। अपने माँ बाप का घर छोड़कर वह आरती के साथ इस दूसरे शहर, नई जगह आ गया था, ताकि वह अपनी मोहब्बत को पा सके। लेकिन आरती बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। कुछ देर तक वह आरती की सांसों के साथ उलझता रहा, और फिर उसने धीरे से आरती को बिस्तर पर लिटा दिया। आर्यन, क्या कर रहे हो तुम? आरती खुद को छुड़वाना चाहती थी, लेकिन आर्यन पर तो खुमारी छाई हुई थी। आरती आर्यन की बाहों में मचलने लगी, जबकि आर्यन पर आरती की मदहोशी सवार होने लगी। आंखों में शरारत भरकर उसने कहा, यार आरती, इतनी तो नादान मत बनो। वही कर रहा हूँ जो हर पति अपनी पत्नी के साथ करता है। लेकिन आरती अभी इस रिश्ते को शुरू करने के लिए तन और मन दोनों से तैयार नहीं थी। आरती का मन किसी भी तौर पर तैयार नहीं था कि वह अपना तन आर्यन को सौंप दे। उसके दिलो दिमाग में एक ही जंग छिड़ी हुई थी। हालांकि अब तो आर्यन उसका पति बन चुका था। उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरकर, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाकर उसे अपना बना चुका था, और इसीलिए आरती ने आर्यन को पीछे धक्का देते हुए कहा, आर्यन, भले ही हमारी शादी हो चुकी है और यह हमारी शादी की पहली रात है, लेकिन तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि किन हालातों में हमारी शादी हुई है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने रिश्ते की शुरुआत पूरे मन से करूँ, जब मेरे दिल और दिमाग में कोई भी डर न हो। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप का डर सता रहा है। अगर उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? एक कयामत खड़ी हो जाएगी। मुझे तो डर है कि मेरे पापा कहीं तुम्हारी जान के भी दुश्मन न बन जाए। आर्यन अपनी शादी की पहली रात को यादगार बनाना चाहता था और किसी भी तौर पर खराब करना नहीं चाहता था। आरती के डर से रोमांटिक रात का सत्यानाश हो रहा था। कम ऑन यार, आज हमारी सुहागरात है, तुम क्यों इस तरह बर्ताव कर रही हो जैसे कोई छोटी बच्ची हो? यह तो तुम्हें शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब जब हम पति पत्नी बन चुके हैं तो तुम्हें नहीं मालूम कि शादी के बाद क्या होता है। तुमने मुझसे शादी क्यों की है? ताकि सारा वक्त तुम अपने माँ बाप से डरी रहो।
आर्यन पीछे हटते हुए आरती की आंखों में देख रहा था। उसे आरती पर बेहद गुस्सा आ रहा था, जो बार बार एक ही रट लगाए बैठी थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। लेकिन और फिर आरती बोलते बोलते चुप हो गई। अगर मोहब्बत करती हो तो लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आर्यन ने उसे दोबारा अपनी बाहों में जकड़ लिया। बस आज की रात मेरी हो जाओ। आज तुम और मैं हैं। देखो, हम दोनों के सिवा और कोई नहीं। रात का सन्नाटा है और अब मेरे लिए खुद को तुमसे दूर रखना बहुत मुश्किल है। अब बस दोबारा कोई बहाना न करो। आरती को समझाते हुए वह खुद उसके पास हो गया था। आर्यन की उंगलियां आरती के बदन पर गुस्ताखियां करने लगी थी और आरती के बदन में करंट सी दौड़ने लगी थी। अब इस मोहब्बत भरे स्पर्श से भागना आरती के लिए नामुमकिन था। आरती ने खुद को आर्यन की बाहों में सौंप दिया था। थोड़ी ही देर बाद सारी परेशानियों को भूलकर वह मोहब्बत के समंदर में डूब चुकी थी। वही मोहब्बत जिसे पाने के लिए उसने अपने माँ बाप के घर की दहलीज लांघी थी। आर्यन को पाने के लिए उसने हर हद पार की थी। धीरे धीरे रात बीत रही थी और वे दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। मोहब्बत ने अपनी मंजिल पा ली थी, लेकिन कौन जानता था कि ऐसी मोहब्बतों का अंजाम कितना भयानक होता है। सारी रात भी दोनों एक दूसरे के साथ रहे थे और फिर अगली सुबह चिड़ियों के चहचहाने से आरती की आंख खुली थी। वह आर्यन के पहलू में आर्यन के बाजू पर सिर रखे सो रही थी। जब आंख खुली तो हड़बड़ाकर उठ बैठी। रात का एक एक सीन उसकी आंखों के सामने घूम गया था और शर्म से उसके गाल तमतमा गए थे। अचानक ही उसे आर्यन पर प्यार आ गया। उसने आर्यन के माथे को चूम लिया। आरती के होंठ का स्पर्श पाते ही आर्यन ने भी अपनी आंखें खोल दी थी। आरती को अपने सामने यूं हंसता मुस्कुराता देखकर आर्यन भी मुस्कुरा दिया था और उसे दोबारा से अपनी बाहों में भर लिया था। उसके माथे पर प्यार करते हुए उसने कहा, आरती मेरी जान, अब कैसा महसूस कर रही हो? रात तो तुम इतना डर रही थी कि एक पल के लिए तो तुमने मेरा मूड ही खराब कर दिया था। यार, अब तुम मेरी पत्नी हो तो डरने की क्या जरूरत है? जो होगा हम दोनों मिलकर हालात का सामना करेंगे। और यह सच भी था कि आरती के दिल में अब कोई डर नहीं था। जो वहम थे वो धीरे धीरे निकल गए थे, क्योंकि आर्यन उसके साथ था। आर्यन का प्यार आरती की सबसे बड़ी ताकत था। आरती कहने लगी, आर्यन, मुझे अब किसी बात का डर नहीं, क्योंकि मैं तन और मन से तुम्हारी हो चुकी हूँ। लेकिन बस एक वादा करो कि कभी मुझे बीच सफर में छोड़कर मत जाना, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा गुजारा नहीं। तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं, क्योंकि मैं अपने सभी रिश्तों को बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। आरती की आंखों में अनदेखा डर सिर उठाने लगा था, लेकिन आर्यन जल्दी से उठकर बैठ गया और उसके हाथों को अपनी मजबूत पकड़ में लेकर कहने लगा, आरती, आर्यन मर तो सकता है लेकिन अपनी आरती की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा। यह कहकर आर्यन ने आरती को अपने साथ लगाकर उसे तसल्ली दी। यह दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत थी और पहली सुबह थी जो बहुत ही रोशन थी। सुबह होते ही आर्यन ने आरती से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और खाने पीने का इंतजाम करता हूँ, तुम यही मेरा इंतजार करना। यह एक छोटा सा एक कमरे का मकान था जिसे आर्यन ने अपने दोस्त की मदद से किराए पर लिया था। आरती घबराकर कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन आर्यन ने मना कर दिया। वह कहने लगा, तुम्हारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे पापा के कितने ऊंचे संबंध हैं। अब तक वो यहीं कहीं शहर की पुलिस को खबर कर चुके होंगे कि तुम लापता हो, और अगर किसी ने भी तुम्हें देख लिया तो बड़ी परेशानी होगी। तुम्हारे पापा अपनी पावर और पोजीशन का खूब इस्तेमाल करेंगे। आर्यन ने उसे बाहर निकलने के लिए सख्ती से मना किया और कुछ जरूरी सामान लेने का कहकर चला गया।
आरती को भी आर्यन की बात समझ में आ गई थी और उसने आर्यन को घर से बाहर अकेले भेज दिया। फिर उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से अच्छे से बंद कर लिया और घर की साफ सफाई में लग गई। धीरे धीरे घड़ी की सुइयां आगे की तरफ बढ़ती गईं और समय गुजरता चला गया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। ना आर्यन वापस लौटा था और ना ही उसका फोन आया था। यहाँ तक कि रात का अंधेरा फैलने लगा था और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। रात के वक्त आरती को बहुत डर महसूस हो रहा था। वह रो रही थी, परेशान हो रही थी, लेकिन किसी को भी अपना मसला नहीं कह सकती थी। उसके आसपास कोई भी तो नहीं था। वह सारी रात यूं ही परेशानी के आलम में जागती रही थी और फिर अगली सुबह का सूरज निकल आया था। ना चाहते हुए भी वह चादर ओढ़कर, मुंह छुपाकर आर्यन की तलाश में निकल पड़ी। लेकिन बहुत तलाश करने के बावजूद उसे आर्यन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और ऐसे ही दूसरा दिन भी गुजर गया। फिर उसके कानों में उसके पापा की बात सुनाई दी कि यह लड़का 4 दिन ऐश करने के बाद तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। यह तुमसे नहीं, तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारी दौलत से प्यार करता है। यह जानता है कि तुम्हारा बाप एक हाई प्रोफाइल इंसान है, इसलिए यह तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है। उसके पापा ने कई बार यह बात दोहराई थी और अब जब आर्यन का कुछ पता नहीं था तब यही बातें उसके कानों में गूंज रही थी। क्या वाकई आर्यन उसे छोड़कर चला गया था? दूसरा दिन भी अपने अंत को पहुंचा था और आरती वापस उसी एक कमरे के घर में बैठी थी। तीसरा दिन भी पूरी तरह से निकल गया था और आर्यन वापस नहीं आया था। आरती को ना चाहते हुए भी इस बात पर यकीन करना पड़ा कि आर्यन उसे छोड़कर चला गया है। शायद उसने उसे धोखा दे दिया था। उसके पापा यही तो कहते थे, निचली जात का लड़का है, कब तुम्हें मुंह के बल गिराए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आरती पूरा दिन रोती रही थी। उसके पास जो पैसे थे वे इतने थे कि वह महीने 2 महीने तक अपना गुजारा चला सकती थी। वह घर से अपने गहने और पैसे लेकर निकली थी और वे गहने और पैसे आरती के पास जैसे के तैसे पड़े थे। आर्यन ने तो बाहर जाने से पहले भी आरती से एक पैसा भी नहीं मांगा था और ना ही उसकी किसी चीज को हाथ लगाया था। फिर वह कैसे यह मान लेती कि आर्यन ने उसे धोखा दिया है? क्योंकि अगर आर्यन के मन में फरेब होता, उसे धोखा देना होता, तो सबसे पहले वह आरती के गहनों और पैसों पर हाथ साफ करता और उसके साथ कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता रहने के बाद अपनी तन की प्यास बुझाता। उसके बाद ही आरती को छोड़कर जाता। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही आर्यन घर से गायब हो चुका था। आरती के किसी भी सामान को हाथ भी नहीं लगाया था और इसीलिए आरती यह बात मानने को तैयार नहीं थी कि आर्यन उसे धोखा देकर जा चुका है। डर के मारे आरती का दिल जोरों से धड़कने लगा था। पता नहीं क्यों उसे अनजाने डर सताने लगे थे और फिर वह भगवान के चरणों में जाकर बैठ गई और रो रो कर आर्यन की सलामती और उसकी वापसी की दुआएं करने लगी। अगर आर्यन को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, यही सोच सोच कर उसका दिल फटा जा रहा था। उसने फैसला कर लिया कि वह इसी घर में रहकर आर्यन का इंतजार करेगी। उसके पास इतने पैसे और गहने थे कि वह कुछ महीनों तक अपना गुजारा कर सकती थी, इसलिए उसने वापस जाने का फैसला न करते हुए इसी घर में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का निर्णय किया था। उसके लिए यह बहुत मुश्किल जरूर था क्योंकि हर पल उसे आर्यन की याद सताती थी। आर्यन के साथ बिताए वो पल उसे अंदर ही अंदर तड़पाते थे। आसपास के लोग आरती पर नजरें जमाए बैठे थे। सब लोग उसे शक भरी नजरों से देखते थे क्योंकि यह अनजान जगह थी, अनजान लोग थे और यूं किसी अनजान लड़की का रहना शक पैदा कर रहा था। इसीलिए कितने ही गैर मर्द उस पर नजरें जमाए बैठे थे। आरती हर वक्त खुद को असुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन वह आर्यन की वापसी का इंतजार करना चाहती थी। 10 से 15 दिन ही गुजरे थे कि आरती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मजबूरी में वह एक डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जो खबर सुनाई वह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
वह गर्भवती हो चुकी थी। वह आर्यन के बच्चे की मां बनने वाली थी, जबकि आर्यन का कोई अतापता नहीं था। आरती के पास तो शादी का कोई सबूत भी नहीं था। उसने और आर्यन ने एक मंदिर में रात के अंधेरे में जाकर शादी की थी और फिर आर्यन उसे दूसरे शहर में ले आया था। वह किसको क्या कहती, क्या बताती कि यह बच्चा किसका है? अगर वापस जाती तो उसके माँ बाप को शायद यकीन भी न होता कि वह शादी करके लौटी है। यह बच्चा उसके लिए जैसे एक नई परीक्षा था। आरती सारा वक्त इस खुशखबरी पर रोती रहती थी और आर्यन की वापसी की दुआएं करती थी, लेकिन 10 दिन और गुजर गए और आर्यन लौटकर नहीं आया। उसके पास जो पैसे थे वे अब खत्म होने वाले थे। उसके पेट में आर्यन का बच्चा था और अब इस नए और महंगाई के शहर में और दिन गुजारना उसके लिए असंभव हो गया था। मजबूरी में उसने वापसी का टिकट लिया और अपने शहर वापस चली गई। अपने पापा के दरवाजे पर पहुंचकर वह फूट फूट कर रोई। यह वही दरवाजा था जिस पर उसने दोबारा कभी कदम न रखने का सोचा था, इसीलिए तो वह आर्यन के साथ यहाँ से भागी थी, लेकिन अब वह दोबारा उसी दहलीज पर थी। आरती को देखते ही उसके पापा ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया था, जबकि माँ ने उसे प्यार से अपने सीने से लगा लिया। बड़ी मुश्किल से उसे अपने ही घर में जगह मिली थी। जब उसके माँ बाप को पता चला कि वह गर्भवती है तो उसके पापा ने साफ कह दिया कि वे उसका गर्भपात करवा देंगे। वे ऐसे बच्चे के नाना नहीं बनना चाहते थे जिसका बाप नीची जाति से संबंध रखता था। आरती के पापा ने साफ साफ कह दिया कि वे जल्दी ही उसे दोबारा किसी के साथ विदा कर देंगे। आरती सारा समय रोती हुई कमरे में बंद रहती थी और फिर यहाँ तक कि उसके बच्चे का खुद ही गर्भपात हो गया। मानसिक यातना ने उसके बच्चे की जान ले ली थी। उसके पापा ने खुद उसकी शादी अपने अमीर कारोबारी दोस्त के बेटे से तय कर दी। उसकी शादी का दिन सिर पर आ गया था और यह बात सिर्फ उसे और उसके माँ बाप को पता थी कि वह आर्यन से शादीशुदा है। वह दोबारा दुल्हन बनकर बैठी थी। दिल अजीब ढंग से धड़क रहा था। न जाने क्यों उसका दिल शादी के लिए राजी नहीं था। वह अब भी आर्यन की वापसी का इंतजार कर रही थी। हालांकि उसने यह मान लिया था कि जरूर आर्यन ने उसे धोखा दिया है। खैर, शादी का समय आ गया था। बारात भी आ चुकी थी। वह बड़े बोझिल दिल के साथ मंडप तक पहुंची थी। दिल बार बार उसे मलामत कर रहा था कि आर्यन की पत्नी होते हुए भी वह कैसे किसी और के साथ शादी कर सकती है, मगर फिर वहीं उसे आर्यन की बेवफाई का भी ख्याल आ रहा था, जो उसे एक अनजान शहर में छोड़कर खुद न जाने कहां चला गया था। इन्हीं सब सोच के बीच फेरे लेने का समय आया। जैसे ही वह खड़ी हुई, उसके कदमों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि सामने ही वह चीखें मार मार कर रोना चाहती थी। सोच रही थी कि किस्मत ने मेरे साथ यह क्या खेल खेला था। मैं उस समय को कोसने लगी जब मैंने आर्यन से मोहब्बत की थी। मेरे माँ बाप बहुत ज्यादा अमीर थे। मेरे पापा एक राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते थे। इकलौती बेटी होने की वजह से मुझे इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं जिस चीज पर हाथ रखती वह मुझे मिल जाती। लेकिन कभी कभी इंसान का यही घमंड उसे चूर चूर कर देता है, क्योंकि जिस लड़के से मुझे प्यार हुआ, मैं चाहकर भी उसे हासिल न कर सकती थी। जब यह बात मेरे पापा को पता चली कि मैं आर्यन से प्यार करती हूँ, तो पापा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में धक्का दिया था और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, क्योंकि मैंने वो गलती की थी जो हमारे जाति के लोगों में बहुत बड़ा पाप समझी जाती थी। हम ऊंची जाति के लोग थे और मैंने जिस लड़के से प्यार किया था वह हमसे कम जाति का था। काश कि मुझे पता होता कि यह जात पात का भेदभाव हमारी मोहब्बत को निगल जाएगा, तो मैं कभी भी प्यार जैसी गलती न करती या प्यार करने से पहले जात पात देख लेती। लेकिन मोहब्बत इतना वक्त कहाँ देती है। मैंने भी जब पहली बार आर्यन को देखा तो वो खुद ब खुद बात पैदा हो गई।
काश कि मुझे पता होता कि मेरी जात हमारी मोहब्बत के लिए कितनी बड़ी दीवार है, तो मैं मोहब्बत करने से पहले एक बार जरूर सोच लेती। लेकिन अब तो मुझे आर्यन से मोहब्बत हो गई थी, अब क्या हो सकता था। मुझे लगा था कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, प्यार मोहब्बत से उन्हें समझाऊंगी तो वे लोग राजी हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की हद न रही जब मेरे पापा ने न सिर्फ मेरे मुंह पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़े, बल्कि मुझे मेरे ही कमरे में कैद कर दिया। मेरे वे पापा जो मुझे सिराखों पर बिठाते थे, जो मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे, मेरी जरा सी तकलीफ पर जिनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, आज जात पात की वजह से वे मुझ पर हाथ उठा चुके थे। मैं अपने कमरे में कैद आंसू बहा रही थी। न मेरे पापा को मुझ पर तरस आया था और न ही मेरी माँ को रहम, क्योंकि उनके नजदीक मैं एक पापी लड़की थी जिसने नीची जाति के लड़के को अहमियत देने की कोशिश की थी। सारा वक्त मैं रोती रहती थी। आर्यन से संपर्क करने का भी मेरे पास कोई कुछ नहीं था। मेरे पास मोबाइल नहीं था और न ही कोई और साधन। और ऐसे ही दोपहर से रात और रात से अगला दिन निकल गया था। अगली सुबह मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो पापा मेरे सामने खड़े थे। कहने लगे, उस लड़के की मोहब्बत का भूत उतर गया या अब भी तुम्हें उससे मोहब्बत है? उनकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। मुझे लगा अगर मैं कहूँगी कि मेरे दिल से आर्यन की मोहब्बत कभी नहीं निकल सकती तो वे फिर से मुझे सारी जिंदगी इसी तरह कैद रखेंगे। इसीलिए मैंने झूठ का सहारा लिया और अपने पापा के आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने पापा से कहा, मुझ पर रहम खाएं, मुझे अब किसी से मोहब्बत नहीं है, लेकिन मैं इस बंद कमरे में नहीं रह सकती। पापा ने कहा, मैं तुम्हें कमरे से तो निकाल दूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें कॉलेज नहीं भेजूंगा। तुम्हारी 12वीं कक्षा की परीक्षा थी। मैंने सोचा था इसके बाद तुम्हें दिल्ली भेजूंगा ताकि तुम खूब पढ़ लिख सको, लेकिन अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। 12वीं कक्षा के तुरंत बाद मैं उसके बेटे के साथ तुम्हारी शादी कर दूंगा। पापा की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई थी। आर्यन के सिवा मैं किसी और का ख्याल भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उस वक्त मेरी खामोशी ही मेरे बेहतर भविष्य की जमानत थी, इसीलिए मैं खामोश हो गई। मगर जैसे ही पापा ने मुझे परीक्षा देने के लिए कॉलेज जाने की इजाजत दी तो मैं तुरंत आर्यन के पास आ गई और उसे सब कुछ बता दिया। वह पहले ही मेरे लिए बहुत परेशान था, कई बार मेरे घर भी आया था। उसने बताया कि मेरे पापा ने उसे मारपीट कर भगा दिया था। उसके माथे पर मौजूद निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि मेरे पापा अपनी ऊंची जाति के घमंड में किसी भी हद तक जा सकते थे। मेरे पापा के हाथ बहुत ऊपर तक थे, वे बहुत पैसे वाले होने के साथ साथ बहुत पहुंच वाले रखते थे, इसलिए मुझे आर्यन की जिंदगी की चिंता होने लगी थी। मुझे डर था कि कहीं मेरे पापा उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए मैंने हमारे इस रिश्ते को दुनिया की नजरों से छिपा लिया था। मैं छुप छुप कर आर्यन से मिलने लगी थी, लेकिन यह चोरी छिपे की मोहब्बत भी ज्यादा दिन छुप न सकी। मेरे पापा ने न जाने किस किस को जासूस के तौर पर छोड़ रखा था कि उन्हें यह खबर मिल गई कि मैं अब भी आर्यन के साथ संबंध में हूँ। और फिर उन्होंने मुझे आखिरी बार यह बात समझाई थी कि अब अगर मैं आर्यन के साथ नजर आई तो न केवल मेरी टांगे तोड़ देंगे बल्कि आर्यन को भी जलाकर राख कर देंगे। इसीलिए मैंने आर्यन से बात करना ही खत्म कर दिया। मैं चुपके चुपके भी उससे मुलाकातें नहीं करती थी। मैंने बस उसे पेपर पर यह बात लिखकर बता दी थी कि अगर वह मुझसे कोई संबंध रखेगा तो उसकी जान को खतरा होगा। और फिर एक दिन आर्यन ने मुझे एक चिट्ठी लिखकर किसी लड़की से भिजवाई जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें दूर ले जाना चाहता हूँ, हम दूर कहीं जाकर शादी कर लेंगे, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, हम किसी के हाथ नहीं आएंगे, बस तुम मेरे साथ चलने के लिए हाँ कह दो। आर्यन की बात पढ़ने के बाद तो मेरी जान ही निकल गई थी। मुझे अपने पापा के बारे में अच्छे से अंदाजा था, इसलिए मैंने उसे इनकार कर दिया।
लेकिन वह बार बार इसी तरह के खत मुझे भेजता रहा और फिर जब मुझे पता चला कि मेरे पापा अपने किसी कारोबारी दोस्त के बेटे के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर रहे हैं, तो मुझसे न रहा गया। मैं आर्यन के अलावा किसी और की हो ही नहीं सकती थी, इसलिए रात के अंधेरे में सारे सिक्योरिटी गार्ड से छुपते छुपाते मैं घर की पिछली दीवार लांघकर फरार हो गई थी। आर्यन मुझे लेकर सीधा रेलवे स्टेशन आ पहुंचा था। मुझे बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन आर्यन ने मुझे तसल्ली दी थी। वह कहने लगा, मेरे माँ बाप गांव गए हुए हैं, इसलिए घर पर ताला है। मैं तुम्हें लेकर दूसरे शहर भी चला जाऊं तो मुझे अपने घर वालों की फिक्र नहीं होगी। मुझे ये चिंता नहीं होगी कि मेरे पीछे मेरे घर वालों के साथ कुछ बुरा होगा। वे सब के सब गांव गए हैं और हमारे गांव के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आस पड़ोस वालों को भी हमारे गांव की खबर नहीं है कि हम किस गांव से संबंध रखते हैं। आर्यन ने मुझे हर तरह से संतुष्ट किया था और फिर हम दूसरे शहर पहुंच गए थे। वहां पहुंचते ही आर्यन ने पहले एक मंदिर में मुझसे शादी की थी और उसके बाद वह अपने एक दोस्त के जरिए एक घर का इंतजाम कर चुका था, इसलिए वह सीधा मुझे उस घर ले गया था। लेकिन वहां जाकर भी मुझे तसल्ली नहीं थी। बार बार यह डर सता रहा था कि अगर मेरे माँ बाप ने मुझे ढूंढ लिया तो आर्यन के साथ न जाने क्या करेंगे। मेरे पापा बार बार यही कहते थे कि आर्यन हमारी बराबरी का नहीं है, ऐसे लोग धोखा देते हैं। वह भी बस तुमसे अपना मतलब पूरा करेगा और तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा। लेकिन मैं आर्यन से मोहब्बत करती थी, इसलिए मुझे उस पर अंधा भरोसा था। मैंने खुद को आर्यन के हवाले कर दिया था और वह मुझ पर अपनी बेइंतहा मोहब्बत लुटाने लगा था। लेकिन यह मोहब्बत बस एक रात के लिए ही थी, क्योंकि अगले दिन आर्यन न जाने कहां गायब हो गया था। और फिर आने वाले 2 महीने मेरी जिंदगी में बहुत ही दुख भरे थे। मैंने आर्यन के बिना उस शहर में बहुत मुश्किल से दिन गुजारे थे। सारी रात मैं इस डर से जागती रहती थी कि कहीं कोई गैर मर्द मेरे घर में न घुस आए। आसपास के लोगों को यह खबर थी कि मैं यहाँ अकेली हूँ, इसलिए मुझे और भी ज्यादा डर लगा रहता था। और फिर जब मैं गर्भवती हुई तो मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता न बचा कि मैं वापस अपने घर चली जाऊं। और फिर जब मैं अपने घर गई तो मेरे पापा ने न सिर्फ मेरे ऊपर हाथ उठाया बल्कि मेरी मोहब्बत का भी खूब मजाक बनाया और वापस मेरा रिश्ता उसी लड़के के साथ तय कर दिया जिसके साथ मेरे रिश्ते की पहले बात चल रही थी। मेरी गर्भावस्था स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गई थी और मैं इस दूसरी शादी के लिए मजबूर थी। बहुत मुश्किल से मैं दुल्हन बनी थी और मंडप पर पहुंची थी। दिल बार बार आर्यन को पुकार रहा था। मैं अपनी ही सोच में मगन थी। जब फेरे लेने का समय आया और पंडित जी ने खड़े होने को कहा तो मैं खड़ी हो गई, लेकिन सामने जो दृश्य देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई थी। आर्यन मेरे सामने खड़ा था, फटीफटी निगाहों से मुझे देख रहा था। पूरे 2 महीने बाद हम एक दूसरे के सामने थे और वो भी इस तरह कि मैं किसी और की पत्नी बनने जा रही थी, जबकि मैं पहले से आर्यन की पत्नी थी। आर्यन आगे आया और गुस्से से चिल्लाकर कहने लगा, यह तुम क्या कर रही हो आरती? तुम मेरी पत्नी हो, हमने शादी की है, तो फिर तुम कैसे किसी और के साथ शादी कर सकती हो? यह बात सुनकर मेरे पापा ने गुस्से से आर्यन की ओर देखा और फिर गार्ड्स को कहा कि वे आर्यन को उठाकर बाहर फेंक दे। लेकिन मैं मंडप से उतरकर भागी और आर्यन से लिपट गई। मैंने पापा से कहा, यह मेरा पति है, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, कम से कम मुझे इतना तो पूछने दे कि वह इतने अरसे से कहाँ था। मेरी बात सुनकर आर्यन कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए कपड़े वगैरह खरीदने गया था, लेकिन फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं बहुत बुरी तरह हादसे का शिकार हुआ था। कुछ लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। सिर पर चोट लगने की वजह से मैं कोमा में चला गया था। 2 महीने से सरकारी अस्पताल में कोमा में पड़ा था और फिर जब मुझे होश आया तब मैं तुम्हारी तलाश करने लगा और फिर तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचा।
लेकिन मुझे यह खबर नहीं थी कि तुम किसी दूसरे मर्द से शादी के लिए हाँ कह दोगी। आर्यन की बात सुनकर मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे लगा तुमने मुझसे बेवफाई की है, इसीलिए मैं वापस यहाँ आ गई थी। मेरे पापा ने गुस्से से गार्ड्स को बुलाया और कहने लगे, इस लड़के को यहाँ से दूर फेंको, और मुझे गुस्से से देखते हुए कहने लगे, जाओ फेरे लो, सब मेहमानों में तमाशा बन रहा है। पापा का गुस्सा चरम पर था, मगर तब तक वह दूसरा व्यक्ति जो मेरा पति बनने जा रहा था सच्चाई जान चुका था। उसने कहा, जब आरती और आर्यन पति पत्नी हैं, तो फिर मैं आरती के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ। बारात वापस लौट गई थी। मेरे पापा ने आर्यन को बहुत मारा पीटा। गार्ड्स ने भी उसे बहुत मारा था, लेकिन मैं उसे बचाने की कोशिश करती रही। यहाँ तक कि मेरी माँ बीच में आई और फिर मेरी माँ ने मेरे पापा से विनती की कि शादी को स्वीकार कर लें। पापा बिल्कुल भी राजी नहीं थे, लेकिन माँ ने अपना वास्ता देकर उन्हें राजी किया था और पापा ने मुझे आर्यन के साथ घर से निकाल दिया और मुझसे अपना हर रिश्ता खत्म कर लिया था। मैं आर्यन के साथ उसके घर पहुंच गई थी। हम दोनों ने एक नई जिंदगी शुरू की थी। मुझे आर्यन से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी थी कि मैंने उसे बेवफा समझा था। मैंने उसकी मोहब्बत पर भरोसा न करके दूसरी शादी करने जा रही थी। अगर आर्यन कुछ देर और कर देता तो शायद मैं किसी और की पत्नी बन जाती। शायद मैं किसी और के साथ वह संबंध बना लेती जो सिर्फ और सिर्फ आर्यन का हक था। लेकिन शुक्र था कि आज हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं आप सबसे भी यही कहूंगी कि जात पात का फर्क कुछ नहीं होता। अगर इंसान को मोहब्बत हो तो वह किसी भी जाति के इंसान से रिश्ता जोड़ सकता है। रिश्ते मोहब्बत की बुनियाद पर कायम होने चाहिए, न कि जाति पात की बुनियाद पर। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।